हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव जनन के 100 क्वेश्चंस के बारे में, 100 एमसीक्यूज़ के बारे में। 100 एमसीक्यू हमने एक वीडियो पहले पोस्ट की है, उसमें सॉल्व कर लिए। अब हम अगले 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कोरक गुहा ब्लास्टोसील किस अवस्था में बनती है। तो कोरक गुहा ब्लास्टोसील किस अवस्था में बनती है, तो गैस्ट्रुला अवस्था में बनती है। कौन सी अवस्था में? गैस्ट्रुला अवस्था में। अब अगला क्वेश्चन आता है, विकास की किस अवस्था में भ्रूणीय कोशिकाएं गति करके जर्मिनल परत बनाती हैं। यानी कि विकास की वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें कोशिकाएं भ्रूणीय गति करके जर्मिनल परत बनाती हैं। तो वह कौन सी अवस्था होती है? गैस्ट्रुला। कौन सी? गैस्ट्रुला अवस्था होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सीलोम निम्न में पाई जाती है। तो सीलोम किस में पाई जाती है? तो सीलोम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर है ब्लास्टोसील मेरुला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, कोरक अवस्था में कोशिकाओं का पुनर्विन्यास अवरुद्ध हो जाए तो कौन सी क्रिया बाधित होती है। यानी कि कोरक अवस्था में कोशिकाओं का क्या होता है? पुनर्विन्यास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो कौन सी क्रिया बाधित होती है? तो होती है गैस्ट्रुला का बनना। यानी कि इस अवस्था में गैस्ट्रुला नहीं बन पाता। अब अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला भवन की सबसे सरलतम विधि कौन सी है। यानी कि जो गैस्ट्रुला भवन होता है उसकी सबसे सरलतम विधि होती है अंतर्वेशन। कौन सी विधि होती है? अंतर्वेशन। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, गर्भ में स्थित बच्चे का मूत्राशय होता है। यानी कि जो गर्भ में बच्चा होता है उसका मूत्राशय क्या कहलाता है? एलेंटाइन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एलेंटाइन्स। अब अगला क्वेश्चन आता है, स्तनियों में कोरियोन एवं एलेंटाइन्स सम्मिलित रूप से बनाती है। यानी कि जो स्तनधारियां होती हैं उनमें कोरियोन एवं एलेंटाइन्स कौन बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरा बनाती है। क्या बनाती है? अपरा, यानी कि प्लेसेंटा बनाती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जिस भ्रूणीय कला के माध्यम से भ्रूण में पहली बार रुधिर कोशिका प्रविष्ट होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? यॉर्क शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? यॉर्क शेक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मानव में वह कौन सी बाह्यभ्रूणीय झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता। यानी कि गर्भ गर्भाशय के भीतर की कौन सी भ्रूण की भीतर की भित्ति कौन सी है, झिल्ली कौन सी है जिससे शुष्कन नहीं हो पाता? तो वह कौन सी झिल्ली है? उल्ब। कौन सी है? उल्ब, डी वाला। अब अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के पूर्व हीमोपोएटिक ऊतक में क्या होता है। यानी कि जो भ्रूण में के पूर्व में हीमोपोएटिक ऊतक होता है उस ऊतक का नाम बताना। यानी कि वह कौन सा ऊतक है? तो वो कौन सा ऊतक होता है? यॉर्कशायर ऊतक होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, भ्रूण के किस काल से एलेंटाइन्स विकसित होता है। तो भ्रूण के किस काल से एलेंटाइन्स विकसित होता है? पश्चात से। किस आंत से? पश्चात से। अब अगला क्वेश्चन आता है, मानव में वह कौन सी भ्रूणीय झिल्ली है जो कि गर्भाशय ऊतक के अंतरंग संबंध में स्थापित होती है। यानी कि मानव की वह कौन सी भ्रूणीय झिल्ली है जो गर्भाशय ऊतक से अंतरंग संबंध स्थापित करती है। तो वह कौन सी झिल्ली है? कोरियोन। कौन सी है? केवल कोरियोन झिल्ली। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, यूथीरियन अपरा किससे विकसित होता है। तो किससे विकसित होता है? कोरियोन एलेंटाइन्स से। कौन किससे विकसित होता है? कोरियोन एलेंटाइन्स से। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, मनुष्य में निम्न में से कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है। तो मनुष्य में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? डिस्काइडल। कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है? डिस्काइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की बाह्य सतह जो अर्धपारगम एवं हार्मोन स्त्रावी होती है वह क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है कोरियोन। क्या कहलाती है? कोरियोन। तो प्लेसेंटा की बाहरी सतह होती है वो कैसी होती है? अर्धपारगम और हार्मोन स्त्रावी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय की वह कौन सी सतह है जो कि अपरा की विलाई द्वारा अपर्दित
हो जाती है, यानी कि गर्भाशय की वह कौन सी सतह है जो अपराकी विलाई द्वारा अपर्दित हो जाती है? तो एंड्रोमीट्रियम। कौन सी सतह है? एंड्रोमीट्रियम। अब अगला क्वेश्चन है, वह संरचना जो भ्रूण को यानी वह संरचना जो गर्भाशय को प्लेसेंटा से जोड़ती है, तो गर्भाशय को प्लेसेंटा से कौन सी कॉर्ड जोड़ती है? तो इसका आंसर है अम्बेलिकल कॉर्ड। कौन सी? अम्बेलिकल कॉर्ड। अब अगला क्वेश्चन है, अपरा किसमें पाया जाता है? तो अपरा किसमें पाया जाता है? यूथीरियन में। किसमें पाया जाता है? यूथीरियन में। अब अगला क्वेश्चन है आपका, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का स्त्रावण होता है, तो कहाँ होता है? प्लेसेंटा द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, मानव प्लेसेंटा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? हीमोकोरिएलिस। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? हीमोकोरिएलिस। अब अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा वह क्षेत्र है जहाँ क्या होता है? जहाँ गर्भ माता तथा रुधिर पोषण प्राप्त करता है, वह कौन सा क्षेत्र होता है? प्लेसेंटा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रोफोब्लास्ट से विकसित होता है? तो ट्रोफोब्लास्ट से विकसित क्या होता है? प्लेसेंटा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना प्लेसेंटा में अनुपस्थित होती है? यानी कि कौन सी रचना प्लेसेंटा में नहीं होती है? तो तंत्रिकाएं नहीं होती। सबसे अधिक गर्भकाल होता है, सबसे अधिक गर्भकाल किसका होता है? तो सबसे अधिक गर्भकाल हाथी का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव में गर्भकाल लगभग कितने सप्ताह का होता है? तो मानव में गर्भकाल कितने सप्ताह का होता है? 36 सप्ताह। कितने सप्ताह का? 36 सप्ताह का। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, सबसे छोटा गर्भकाल किसका होता है? यानी कि सबसे छोटा गर्भकाल रहता है वो किसका होता है? वो रहता है चूहे का रहता है। किसका रहता है? चूहे का। अब अगला क्वेश्चन है, मानव फीटस में सर्वाधिक वृद्धि किस महीने में होती है? तो किस महीने में होती है मानव फीटस में सर्वाधिक वृद्धि? तो 8वें महीने में। अब आता है अगला क्वेश्चन, भ्रूण की प्रथम गतियां तथा उनके शीर्ष पर बालों का होना गर्भाशय के प्राय किस महीने में होते पाए जाते हैं? यानी कि भ्रूण की जो प्रथम गतियां हैं और उसके जो शीर्ष हैं बालों का होना गर्भाशय के किस महीने में होते हुए दिखाई देते हैं? यानी किस महीने में विकसित होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 5वें महीने में। किस महीने में? 5वें महीने में। अब आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। प्रसव के लिए कौन से संकेत उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर है पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अप्राशय। यानी कि जो प्रसव की प्रक्रिया होती है वो किस किस संकेत किसके लिए संकेत उत्पन्न करती है? तो यानी कि वो भ्रूण पूर्ण तरह विकसित हो गया है और अपरा का समय हो गया है, यानी अपरा से वो प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न करती है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसव को प्रेरित करता है? यानी कि प्रसव को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो इसका आंसर है बी, ऑक्सीटोसिन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन होता है। वयस्क मादाएं रहती हैं, मानव मादाएं, उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण कब होता है? तो इसका आंसर आता है, यानी कि जब गर्भाशय संकुचन होता है तो प्रसव के दौरान जो गर्भाशय संकुचन पैदा करता है ये ऑक्सीटोसिन मानव मादाओं में पैदा करता है। अब अगला क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों में डक्ट्यूलर वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? यानी कि स्तन स्तन ग्रंथि रहती है उनमें जो डक्ट्यूलर वृद्धि होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होता है एस्ट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन है, दुग्ध स्त्रावण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? यानी कि दुग्ध स्त्रावण किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। और ये दुग्ध स्त्रावण हार्मोन है ना, ये IMP क्वेश्चन है क्योंकि ये 2023 में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, मानव जनन स्वास्थ्य परिभाषित होता है। तो मानव जनन स्वास्थ्य किसके द्वारा परिभाषित होता है? संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावात्मक और शारीरिक सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों से। अब अगला क्वेश्चन आता है, मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य। तो मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या है? जनन एवं यौन संचालित रोगों की देखभाल, परामर्श द्वारा जीवन में सुधार। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव जनन संबंधी समस्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनन संबंधित समस्या है? तो इसका आंसर है कि कम आयु में विवाह, ये भी है इसका। उसके बाद कम आयु में
संतान उत्पन्न होती है, ये भी इसका वो सही आंसर है। उसके बाद आता है जनन संबंधी पहलुओं के संबंध में गलत अवधारणा, ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किए गए? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ कब किए गए थे? तो 1973 में किए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथन छांटिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, ये सही है। उसके बाद इसकी परिवार नियोजन से पहले नहीं, इसका लक्ष्य शिशु देखभाल एवं जनन नियंत्रण हेतु सुविधा तथा प्रोत्साहन देना था। हाँ, पहला और तीसरा सही है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका RCH का विस्तृत रूप क्या है? तो RCH का विस्तृत रूप है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस कार्य नीति को मानव जनन स्वास्थ्य में शामिल किया गया? तो मानव जनन स्वास्थ्य में किस कार्य नीति को शामिल किया गया था? तो इन सभी कार्य नीतियों को शामिल किया गया था, यानी कि इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आवधिक संयम से संबंधित है। आवधिक संयम से क्या संबंधित है? तो होता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था एवं लैंगिक संसर्ग से बचाव, ये आवधिक संयम से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रसव उपरांत स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग तथा आवर्त चक्र प्रारंभ नहीं होता, परिवार नियोजन की वह विधि क्या कहलाती है? तो वो विधि क्या कहलाती है? लैक्टेशन एमेनोरिया। क्या कहलाती है? लैक्टेशन एमेनोरिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरुषों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला गर्भ निरोधक उपाय, तो कौन सा है गर्भ निरोधक उपाय? तो होता है कॉन्डोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉन्डोम प्रयोग किए जाने के मुख्य लाभ क्या है? तो कॉन्डोम प्रयोग किए जाने के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं? कि ये सस्ता सुलभ है, सरलता से प्राप्त हो जाता है, यौन संचालित रोगों के संक्रमण में बाधक है, यानी कि ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है कॉन्डोम प्रयोग से संबंधित हानियां क्या है? तो इससे संबंधित हानियां क्या है कि ये प्रयोग के दौरान फटने की संभावना होती है, क्योंकि ये महंगा तो होता ही नहीं है और प्रयोग में जटिल भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक साधन योनि में जल एवं नमी से संपर्क होने पर सघन झाग उत्पन्न करता है जिसमें उलझकर शुक्राणुओं की गति कम हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉनऑक्सिनाल 9, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका रसायन जो शुक्राणुओं को नष्ट करता है, तो कौन सा रसायन जो शुक्राणुओं को नष्ट करता है? तो आ जाएगा इसका एस्पर्मेटिसाइड। एस्पर्मेटिसाइड वो रसायन है जो क्या करता है? शुक्राणुओं को नष्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका शुक्राणु जो सामान्यतः गर्भाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो शुक्राणुनाशक जो सामान्यतः गर्भाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन से शुक्राणुनाशक है? तो फोम भी है, क्रीम भी है और जेली है। तो ये क्या करता है? ये सभी क्या करते हैं? गर्भाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने वाले अवरोध साधन है, तो जन्म दर नियंत्रित करने वाले कौन से साधन है? कि मानव नरमादा कॉन्डोम है, शुक्राणुनाशी और ग्रीपा टोपी बोल्ड, यानी कि दोनों, बी और सी दोनों। अब आता है जनसंख्या नियंत्रण की विधि है। जनसंख्या नियंत्रण की विधि कौन सी है? IUD। कौन सी है? IU और D। अब आता है IUD का विस्तृत रूप क्या है? तो IUD का विस्तृत रूप होता है अंतर्गर्भाशयी भित्ति। अब आता है IUD निर्मित होती है, तो IUD निर्मित किससे होती है? तांबे की होती है, प्लास्टिक की भी होती है, इस्पाती स्टील की भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है कॉपर टी संदमन करती है, तो कॉपर टी किसका संदमन करती है? तो अंडाणु निषेचन का। अब आता है IDUS की क्रियाविधि के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथन छांटिए। तो सत्य कथन कौन सा है? ये सभी सत्य कथन है, क्योंकि ये कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया को बढ़ा देते हैं, शुक्राणु क्रियाशीलता एवं निषेचन क्षमता कम हो जाती है और जो गर्भाशय को भ्रूण रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है IUDS की कार्य है। IUDS की क्या कार्य है? तो शुक्राणु की भक्षण क्रिया को बढ़ाते हैं, गतिशीलता कम करते हैं, निषेचन क्षमता को कम करते हैं, यानी कि ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है आपका
IUD से संबंधित हानियां हैं, तो इससे क्या संबंधित हानियां हैं? निकलते समय वेदना हो जाती है, गर्भाशय में फंस सकती है, अपने आप बाहर निकल सकती है। तो ये उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां किसके संयोग से बनती हैं? तो गर्भ निरोधक गोलियां किसके संयोग से बनती हैं? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन से। अब अगला क्वेश्चन है, मुख्य गर्भ निरोधक गोली जन्म नियंत्रण में किस प्रकार मदद करती है? तो किस प्रकार मदद करती है मुख्य गर्भ निरोधक गोली? इसका आंसर हो जाएगा अंडोत्सर्ग को रोककर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन किया जाता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कब किया जाता है? आवर्त चक्र के प्रथम दिन से 21 दिन तक क्या हो जाता है? गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियों से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? मिचली सिर दर्द हो सकता है, और आपका मानसिक रुधिर स्राव होता है, मासिक रुधिर स्राव एंड पीरियड्स आ सकते हैं, उच्च रक्तचाप, स्तनों का ढीलापन, दर्द होना, ये सभी हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अगला, जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जननों से युग्मक कोशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध किया जाता है, वह क्रिया कहलाती है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? नसबंदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नर मानव से संबंध दर्शाने वाली गर्भ निरोधक की वैज्ञानिक विधि होती है। तो कौन सी वैज्ञानिक विधि होती है? वैसेक्टोमी। कौन सी होती है? वैसेक्टोमी। अब अगला क्वेश्चन है, जब प्रोजेस्टेरोन एवं इसका एस्ट्रोजन के साथ संयुक्त रूप से टीका किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अंतरोपण कहलाता है या निक्षेपण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अब अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में जन्म नियंत्रण का स्थायी उपाय है। महिलाओं में जो जन्म नियंत्रण है उसका स्थायी उपाय क्या है? तो होता है ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में पुरुषों में वृषणकोष के ऊपरी भाग में शुक्र वाहिकाओं को काटकर सिरों को बांध दिया जाता है? तो किसमें बांध दिया जाता है? वैसेक्टोमी में। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया में स्त्रियों के उदर में छोटा सा चीरा लगाकर योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है? तो कौन सा भाग बांध करने, किस क्रिया में जो महिलाओं की डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल कर बांध दिया जाता है? ट्यूबेक्टोमी में। अब आता है, निम्नलिखित में से ट्यूबेक्टोमी विधि को दर्शाता है। तो कौन सा चित्र है जो ट्यूबेक्टोमी क्रिया विधि को दर्शाता है? तो इसका आंसर होता है ये बी वाला, केवल बी। देखो आपकी ये देखो, यहाँ इनको बांध दिया जाता है ना यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सर्वाधिक भरोसेमंद परिवार नियोजन विधि कौन सी है? तो सबसे भरोसेमंद परिवार नियोजन विधि कौन सी है? नसबंदी। तो सगर्भता चिकित्सीय समापन का कानूनी प्रावधान अस्तित्व में आया। जो सगर्भता रहती है उसका चिकित्सीय समापन का कानूनी प्रावधान कब आया? तो इसका आंसर है 1971 में। अगला क्वेश्चन है, सगर्भता समापन को सुरक्षित समझा जाता है। सगर्भता को कब तक सुरक्षित समझा जाता है? तो गर्भधारण के 9 से 12 सप्ताह तक। अब अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द MTP का विस्तृत रूप है। तो MTP का विस्तृत रूप क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगला क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व भ्रूण में अनियमितताओं की जांच की जाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। यानी कि जो जन्म से पहले ही भ्रूण में क्या होता है? अनियमितताओं की जांच के लिए एक विधि का प्रावधान है, तो वह क्रिया कहलाती है एमनियोसेंटेसिस। अब अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या सही है? तो आपकी जो एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया है उसका गुणसूत्र का अध्ययन और उसकी विषाक्तता की पहचान की जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, शब्द TSD का विस्तृत रूप क्या है? तो TSD का विस्तृत रूप क्या है? यौन संचारित रोग भी है और लैंगिक संचरण रोग भी है, यानी कि ए और बी दोनों। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यह रोग जीवाणु ट्रेपोनीमा
पैलिडम द्वारा होता है, नंबर 1 पर ये है, और नंबर 2 पर ये है। गर्भ स्त्रियों में भ्रूण हेतु घातक रोग है, और उपचार हेतु टेट्रासाइक्लिन व पेनिसिलिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सा रोग है, उस रोग का नाम बताना है। तो इसमें वह कौन सा रोग है, उपदंश रोग है। कौन सा रोग है, उपदंश रोग। अब आता है उपदंश नामक रोग के लक्षण हैं। तो उपदंश नामक रोग के लक्षण कौन से हैं, तो उपदंश जो रोग होता है ना, वह ज्वर आता है, उसमें लसी का गांठों में सूजन हो जाती है, त्वचा पर चेचक के समान उभार हो जाते हैं, और रुधिर परिसंचरण एवं तंत्रिका तंत्र में गिल्टियों का निर्माण होता है। तो ये कौन सा है, उपदंश रोग। इसमें उप सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब अगला है जरण या वैता वर्णक है। तो जरण या वैता वर्णक है, तो क्या है जरण या वैता वर्णक, तो आएगा लाइपोफ्यूसिन। क्या आ जाएगा, लाइपोफ्यूसिन। अब अगला क्वेश्चन है आपका, वृद्ध व्यक्ति की अस्थियां भंगुर हो जाती हैं क्योंकि इसमें संग्रह होता है। इसमें किसका संग्रह होता है, तो इसमें फास्फोरस का संग्रह होता है। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति की अस्थियां होती हैं भंगुर हो जाती हैं, तो उसमें फास्फोरस के कारण भंगुर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जरण के दौरान होता है। तो जरण के दौरान क्या होता है, कोशिकाओं के आयतन में कमी हो जाती है, और अधिकांश योजी ऊतक में म्यूकोपॉलीसैकेराइड में वृद्धि होती है। यानी कि ए और डी दोनों होता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जरण जीर्णता के दौरान राइबोसोम की संख्या होती है। यानी कि जो जीर्णता की अवस्था होती है उसमें राइबोसोम की संख्या होती है। तो राइबोसोम की संख्या उसमें कितनी होती है, तो कम होती है। कितनी होती है, कम। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार शरीर में प्रतिरोध घटने के साथ साथ जरण होता है। तो किस सिद्धांत के अनुसार शरीर में प्रतिरोध घटने के साथ साथ जरण होता है, तो इसका आंसर है कोलेजन सिद्धांत। क्या होता है, कोलेजन सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार जरण किसके विलोपन के साथ आरंभ होता है। तो जरण किसके विलोपन के साथ आरंभ होता है, तो पैराथायराइड विलोपन के साथ। अब अगला क्वेश्चन है, आईवीएफ क्या है। तो आईवीएफ क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। क्या है आईवीएफ, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट क्या है। तो गिफ्ट क्या है, तो गिफ्ट है शुक्राणु और अंडाणु के मिश्रण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में। तो ये क्या है, गिफ्ट तकनीक है। अब आता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली तकनीक है। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली कौन सी तकनीक है, तो गिफ्ट, जिफ्ट, आईवीएफ, यानी कि ये सभी हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत आता है। तो आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत क्या आता है, अंडाणु की प्राप्ति के पश्चात प्रयोगशाला में निषेचन तत्पश्चात प्रत्यारोपण। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया गिफ्ट आईवीएफ के अंतर्गत आती है। अब अगला क्वेश्चन है, आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत 82 कोरक खंडों से अधिक युक्त भ्रूण का गर्भाशय में प्रत्यारोपण कहलाता है। आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत 82 कोरक खंडों से अधिक युक्त भ्रूण का गर्भाशय में प्रत्यारोपण कहलाता है, आईयूटी कहलाता है। क्या कहलाता है, आईयूटी कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ट्यूबेक्टोमी बंधकरण की एक विधि है जिसमें क्या होता है, जिसमें डिंब वाहिनी नली का छोटा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। जो ट्यूबेक्टोमी क्रिया होती है मादाओं में होती है। तो इसमें क्या होता है, डिंब वाहिनी नली का छोटा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से एक हार्मोन मोचित करने वाला इंट्रायूटेरान युक्ति है। तो वह कौन सी युक्ति है, हार्मोन विमोचित करने वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा LNG-20। कौन सी हार्मोन वियोजित करने वाली युक्ति है, LNG-20। अब अगला क्वेश्चन है, सहायक जनक प्रौद्योगिकी आईवीएफ के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। तो किसका स्थानांतरण होता है, युग्मजन का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका,
जन्म से पूर्व रोग लक्षण तकनीक एमनियोसेंटेसिस में विकसित होते भ्रूण में गुणसूत्री तथा आनुवंशिक विकारों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो एमनियोसेंटेसिस तकनीक है उसके द्वारा हम गुणसूत्री विकारों का पता तो कर सकते हैं भ्रूण में। तो अब जो हम विकारों की जांच करते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एमनियोसेंटेसिस द्रव किया जाता है और उसमें उपस्थित कुछ कोशिकाएं यानी कि ए और सी दोनों। अब अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भधारण से तात्पर्य है। तो कृत्रिम गर्भधारण से क्या तात्पर्य है? योनि में एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणुओं का कृत्रिम रूप से प्रवेश, तो कृत्रिम गर्भधारण है। अब आता है अगला क्वेश्चन, परक नली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो परक नली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत गिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है परक नली शिशु से तात्पर्य ऐसे शिशु से है जो विकसित होता है। यानी कि परक नली शिशु से तात्पर्य ऐसे शिशुओं से है जो विकसित होते हैं। तो किसमें? ऊतक संवर्धन विधि द्वारा विकसित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक चिकित्सीय गर्भावस्था समापन को सुरक्षित माना जाता है? तो गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक चिकित्सीय गर्भावस्था समापन को सुरक्षित माना जाता है? तो 12 सप्ताह तक। अब आता है गिफ्ट तकनीक के द्वारा किया जाता है। तो गिफ्ट तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है? तो युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो आपकी यूज़ की हो, आपके काम की हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अंतःपात्र निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण किया जाता है फैलोपियन नलिका में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि युग्मनज अथवा 8 कोष की अवस्था तक के प्रौढ़ भ्रूण का। अब अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस की तकनीक अनुमोदित उपयोग की जाती है। तो किसमें उपयोग की जाती है? भ्रूण की आनुवंशिक असमानताओं की जांच के लिए। अगर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।